हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। सो हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जहां हम लोगों ने लास्ट क्लास में पिछली 2 क्लासेस लिए हम लोगों ने एमसीक्यू वाली, जिसमें एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस देखे और हमने एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो आज हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। कैसे हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, देखो यहाँ पे जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दे देंगे, कुछ कॉम्प्रिहेंशन टाइप, और हमें उसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ रिलेट करके दे देंगे जो भी हमने उस चैप्टर में पढ़ा है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग को कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड हमें कुछ पैराग्राफ बना के दे देंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमको 5-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें जैसे आंसर करना होगा। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के बाद हम लोग केस स्टडी के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि रैशनलाइजेशन का हम लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको डायरेक्ट नहीं बोल रहा कि रैशनलाइजेशन करो, बट हम लोग इसको देख के पहचान सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, रैशनलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 5 - √3 और डिवाइडेड बाय 2 + √3, ये हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास एक इर्राशनल नंबर है। तो दो इर्राशनल नंबर्स का जब हम डिवीजन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x + y√3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिनोमिनेटर से इर्राशनल नंबर को रिमूव कर दिया। और ये कैसे हो सकता है, बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है, तो रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन करना है, तो रैशनलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को देखो, जो डिनोमिनेटर में जैसे 2 + √3 लिखा है, तो हमें इसी का कॉन्जुगेट पार्ट, जैसे कि 2 - √3, ये हमारा क्या होता है, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर होता है, जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है कि मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें एक इरेशनल से रैशनल मिल जा रहा है। देखो यहाँ पे चीज क्या हो रही है, क्या यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर हम न्यूमरेटर को लिखें तो न्यूमरेटर विल बी नाउ 5 - √3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 - √3 से। और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 + √3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - √3 से। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 5 को, पहले मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 - √3 से, फिर -√3 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 - √3 से, तो ये क्या बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 + √3 इंटू 2 - √3। क्या ये ऐसा ऐसा नहीं लग रहा, a + b इंटू a - b फॉर्मूले जैसा। तो अगर a + b इंटू a - b होता है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं इधर, दिस विल बी a² - b²। ठीक है, a² - b²। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मेरा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a² - b²। अब देखो, टू का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर विल बी 4 -√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो 4 - 3 विल बी 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये 5 × 2 = 10, -5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 हो जाएगा ये, माइनस जब 2 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये -2√3 हो जाएगा। देन माइनस इंटू माइनस, तो ये माइनस माइनस पहले तो हो जाएगा प्लस। √3 को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है एक्चुअली में, इधर √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो दिस इज 3² एंड रेज टू पावर 1/2, तो अब ये 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारी आती है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 एंड डिवाइडेड बाय, दिस इज फर्दर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर विल बी 3। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में आया वो कितना आया, 10 + 3, इसको तो हम लोग साथ में लिख लेते हैं और ये दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ, दिस इज माइनस कॉमन 5√3 + 2√3। तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 4 - 1, 4 - 1 विल बी +1। तो यहाँ से मुझे फाइनली क्या मिला, 10 + 3 विल बी 13 माइनस 5 एंड +2√3, दैट विल बी 5 + 2 इज 7, 7√3। अब देखो इसको हमें कैसे लिखना है, x + y√3 के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो दिस विल बी 13 + -7 इंटू √3।
अब अगर इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें ऊपर वाले एक्सप्रेशन से x प्लस वाई रूट थ्री से, तो हमको क्या मिलेगा कि जो वैल्यू ऑफ x होगी वो क्या हो जाएगी, सॉरी, तो यहां से वैल्यू ऑफ x विल बी 13 और वैल्यू ऑफ y विल बी -7। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वैल्यू ऑफ x इज 13 एंड द वैल्यू ऑफ y इज -7। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी जिससे तुम्हें दिखाई दे कि अगर जैसे डिनोमिनेटर में हमारा इरैशनल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले यूज करना है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है कि देखो अगर सिंपली तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 1/√3 है तो सिंपली क्या करो, इसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्योंकि हमें पता है कि √3 का स्क्वायर क्या होता है, +3 हो जाता है ना। तो ये फटाफट से इसको क्या कर देगा, रैशनल में कन्वर्ट कर देगा। और अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं 2 + √3 तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 - √3 से और उसी से डिवाइड कर देना है। अगर सपोज करो इस टाइप का एक्सप्रेशन ना देके सपोज करो ऐसा देता कुछ, कैसा, 1/√3 + √2, ठीक है, तब भी हमको सेम काम करना है, क्या, √3 - √2 से मल्टीप्लाई और √3 - √2 से डिवाइड। तो मैंने क्या कर दिया, इसी क्वेश्चन में हर टाइप का क्वेश्चन में बता दिया कि कैसे हम लोग रैशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी हमारे पास अगर रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन पूछे तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है। ओके, तो इसने कुछ सिनेरियो दे दिया कि क्लासरूम एक्टिविटी हो रही है ऑन द रियल नंबर्स। ठीक है, सो द स्टूडेंट्स हैव टू पिक अ नंबर कार्ड फ्रॉम अ पाइल एंड फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन इट if it is not a rational number for the rest of the class. The number card picked up by the 5 students and their questions on the number for the rest of the class are shown as below. So we have to answer them जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पुट अप किए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो ये कहानी लिखी होती है ना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ इन्फॉर्मेटिव काम नहीं होता। तो हमें क्वेश्चंस को देखना है कि वो लोग क्या क्वेश्चन, क्योंकि इसे पढ़ने में भी हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर कुछ लग रहा है काम का है, जो कि मैथ्स से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ रही है या कुछ आ रहा है तो उसको देख लो, अदरवाइज यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं सूरज पिक्ड अप √8। सूरज ने कोई एक नंबर उठाया √8 एंड हिज क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द √8। हमें ऑब्जर्व करना है, बताना है कि जो √8 है, तो ये मतलब सूरज ने ऐसा क्वेश्चन पूछा क्लास के बाकी बच्चों से, तो हमें बताना है कि √8 क्या है, नेचुरल है, इरैशनल है, रैशनल है या कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखो √8 के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। √8 क्या है, √8 इज बेसिकली 2 × 2 × 2। इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 2, दैट इज 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट × स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 2 का स्क्वायर रूट करा है, 2 का स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ है × √2। जब 2 की स्क्वायर का हाफ किया तो ये हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना पावर, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 ओनली, है ना। तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई √8 की, 2 × √2। अब देखो थोड़ा आसान हो जाएगा हमें इसे बताना कि हम इसकी वैल्यू को एक्चुअली में क्या, मतलब क्या वैल्यू इसकी एक्चुअली में आएगी। ठीक है, अब देखो क्या ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो कि शुरू होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो क्या ये नेचुरल नंबर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है √2, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। क्या ये इरैशनल नंबर है, देखो सोच के देखो, अगर जो 2 है वो रैशनल है और √2 है वो क्या है, एक इरैशनल है, तो हमें पता है कि जब एक रैशनल और एक इरैशनल, देखो रैशनल और इरैशनल का कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जब भी रैशनल और इरैशनल में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई होता है तो वो हमेशा क्या होता है, इरैशनल नंबर बनता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट है मेरा ट्रू। अगला बोल रहा है कि ये रैशनल नंबर है, तो ये कैसा ही हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसको हम कैन बी दिस √8 cannot be written in the form of p/q. If we cannot write any number in the form of p/q, then it is not a rational number. This statement is also false. None of these is also false because my second option is the correct answer. ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेया picked up bonus and her question was which of the following is not a rational number.
कौन सा नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो देखो रैशनल नंबर है या नहीं हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखो पहले क्या बोल रहा है, 3 - 4√5। देखो एक एक नंबर लेके चलते हैं हम लोग। 3 - 4√5 और हम लोग देखते जाएंगे कि हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। देखो √5 क्या है, इरेशनल है। इरेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई क्या मिला, इरेशनल। फिर और ये क्या है, रैशनल। मैंने क्या बताया था कि अगर इरेशनल और रैशनल में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई होएगा तो वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ऐसा नंबर जो कि रैशनल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमें नॉट वाला चाहिए, रैशनल नहीं चाहिए, इरेशनल नहीं चाहिए, नॉट इरेशनल चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर अगला है √7 - 6। √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √6 क्या है, एक रैशनल है। रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत है। 2 + 2√9। अब देखो इसको ध्यान से देखना, 2 + 2√9, दिस इज 2 + 2 √9 इज बेसिकली 3। भाई क्योंकि √9 को तो मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ ना। तो दिस विल बी 2 + 2 = 6, दैट इज 8। ये मेरा कैसा आ गया, रैशनल। अगर ये नंबर रैशनल है तो इसका मतलब नॉट इरैशनल होगा ना। यही तो चाहिए था हमको कि ऐसा नंबर जो कि इरैशनल नहीं है। तो सी स्टेटमेंट मेरा सही होगा। अब एक बार चौथे वाला भी देख लेते हैं। 5 √7 - 6। 5 इज रैशनल, रैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई किया तो इट विल ऑलवेज बी एन इरैशनल। इरैशनल माइनस रैशनल and the difference of any irrational, one irrational and rational will always be an irrational number। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग किसी भी नंबर के बारे में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जब भी हम इरैशनल और रैशनल को कोई भी मैथमेटिकल, तो यहाँ से तुम एक नोट डाल के लिख सकते हो यहाँ पे एक चीज कि अगर एक रैशनल है और एक इरैशनल, इन दोनों के बीच में कभी भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी अप्लाई होना इनमें से, तो इट विल ऑलवेज बी एन इरैशनल नंबर। ठीक है, इस बात को गांठ बांध के दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, रैशनल और इरैशनल का जो सम होगा, डिफरेंस होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो भी इरेशनल रैशनल में या फिर दो इरेशनल, मतलब ये जो जितने भी टाइप के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना, कि दो इरेशनल में बताओ कि इरेशनल ऑपरेशन लगाया तो क्या बनेगा, एक इरेशनल एक इरेशनल में, या फिर दोनों इरेशनल हुए सेम टाइप के होंगे तब क्या पॉसिबिलिटी है, डिफरेंट काइंड के हैं तब क्या पॉसिबिलिटी है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग आंसर्स आते हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनन्या पिक्ड अप अ नंबर √15 - √10 and her question was, this number √15 - √10, this is a which number, a natural number, a irrational number, a whole number and a rational number। ठीक है, तो देखो पहले तो इस नंबर को देखते हैं, √15 माइनस रूट का 10। 15 इज 3 × 5, 10 is, this will be 2 × 5। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, √3 × 5 माइनस √2 × 5। सॉरी दिस इज ओनली 5। तो √5 तो कॉमन ले सकते हैं, तो दिस विल बी √3 × √2 माइनस √2। देखो यहाँ से कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भी कुछ खास निकल के नहीं आया, क्योंकि देखो जब इसको हम सॉल्व, इसको फर्दर तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे हमको एक इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ से भी हम लोग ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। बाकी हम लोग अब देखेंगे इसको। देखो नेचुरल हो सकता है क्या, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इनमें से तो कोई भी नंबर नहीं है ये, तो ये इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट है। होल हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि होल शुरू होते हैं 0 से, 1 से, 2 3, 0 1 2 3 4 5 एंड चलता रहेगा।
तो ये वाले नंबर्स भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, रैशनल भी नहीं है, क्योंकि we cannot express this term in the form of p by q. If we cannot express in the term any term in the form of p by q, then it cannot be a rational number. ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स का बहुत अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए कि हम किसके बीच में कैसे ऑपरेशन लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा. ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं केस स्टडी का. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रैशनल, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अब देखो यहाँ हमको थोड़ा ध्यान से देखना है कि जो डेसिमल फॉर्म होता है रैशनल का, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप से. एनी रैशनल नंबर x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई q सच दैट p एंड q का जो लाइक इसको हम बोलते हैं कि जो HCF है, HCF ऑफ p एंड q इज 1. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज दिस. अच्छा ठीक है. अच्छा देखो इसने ना थोड़ा सा आई गेस ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है वो मैं बता देती हूँ कि अगर सपोज करो तुम्हारे पास किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, तुम्हारे पास कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है और उसको यू कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. करेक्ट. अब जो p बाई क्यू फॉर्म है इसका हम लोग लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन. बिल्कुल सही बात है. अब जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल के केस में दो टाइप के होते हैं. कैसे कैसे, एक तो टर्मिनेटिंग एंड दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. तो ये दो कंडीशन बन सकती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. तो जब भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो ये क्या होता है, तो इस चीज को समझने के लिए ना हम एक चीज देखते हैं कि जब भी हम लोग देखो तुमने कभी भी ऑब्जर्व करी हुई चीज, जब भी हम लोग 1/2 1/3 इस चीज को करके देखना, ये एक तरह से एक्टिविटी मान लो. 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9, इन सभी का ना डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देखना. और फिर तुम जब इसको डिवाइड मतलब सॉल्व करोगे ना, तो किस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहा है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है. तो यहाँ पे तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो टर्मिनेटिंग जब भी आ रहा है ना, तो उसमें जो क्यू का देखो टर्मिनेटिंग कब आता है, टर्मिनेटिंग आने के भी 3 केस होते हैं. जब क्यू का एक फॉर्म होगा 2n टाइप का, या फिर हो सकता है क्यू का फॉर्म 5m टाइप का, या फिर हो सकता है क्यू का फॉर्म 2n इंटू 5n इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमने अगर रैशनल नंबर लिया और जो क्यू है, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमें कुछ भी इनमें से मिला, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी निकला, तो इसका मतलब हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा. और अगर नहीं मिला तो इट विल बी ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, क्योंकि रैशनल का है तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. तो ये दो ही हमारे पास ऑप्शन बचते हैं. ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग को इस क्वेश्चंस को इस पे जो क्वेश्चन स्टडी के क्वेश्चंस हैं तो उसको सॉल्व करना. तो अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता है ना, तो तुम्हें इस पैराग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बस वही बताया है कि अगर इनमें से कोई भी फॉर्म होता है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. अगर इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. देखो इसको तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो. 1/2 क्या होता है, 1/2 इज 0.5, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हुआ. अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको देखो, 2 का पावर है ना सिर्फ, 5 का नहीं है, ये भी नहीं है, तो 2 का पावर है सिर्फ. तो इसका मतलब ये इस फॉर्म का निकला, तो इसका मतलब ही टर्मिनेटिंग होगा. अब देखो 1/3 को देखो, जब 1/3 को सॉल्व करते हो तो तुमको क्या मिलता है, 0.3333 और ये चलता ही चला जाएगा. 3 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है इनमें से, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. फिर 1/4 को देखो. अब ना ये यहाँ पे फायदा क्या है तुमको ये चीज सीखने का, फायदा ये है कि तुम जल्दी से क्यू को देख के बता सकते हो, सिर्फ उसके प्राइम फैक्टराइजेशन देख के, कि ये टर्मिनेट होगा कि नहीं. तुम्हें ना इतना लंबा सा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है भाई. अगर ये तो छोटा नंबर है तुम इजिली डिवाइड कर सकते हो, बट अगर कुछ बड़ा सा आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर कुछ भी
मतलब गंदा सा एक्सप्रेशन हो तो उसमें तुम कैसे सॉल्व करोगे उसको, मतलब वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा ना सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग इस मेथड को यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग क्यू की सिर्फ जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन देखें और कोई भी ऐसा फॉर्म मिले तो हम बता देंगे कि टर्मिनेटिंग। अब देखो 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है तो ये वाला फॉर्म है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, तो आंख बंद करके हमने बता दिया टर्मिनेटिंग है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली मिल जाएगा 0.25 आएगा। फिर 1/5, 1/5 नीचे 5 है तो यानी ये वाला फॉर्म हो जाएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 1/6, 6 इज बेसिकली 2 × 3। अब ना तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है ना सेकंड फॉर्म है ना थर्ड फॉर्म है, भाई कम से कम या तो 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5, इसके अलावा कुछ भी हुआ तो काम नहीं बनेगा, तो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। आप देखते हैं नेक्स्ट 1/7, 1/7 क्या है, इनमें से कोई भी नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तुम ये करके देखना, बिल्कुल आराम से करके देखना, जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें नॉन टर्मिनेटिंग मिल जाएगा। फिर 1/8, 1/8 इज 8 इज 2 की पावर 3, तो फर्स्ट वाला फॉर्म मिल गया तो इट विल बी टर्मिनेटिंग 0.125। देन 1/9, 1/9 इज 3 का स्क्वायर, तो इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं है तो इट विल बी ऑटोमेटिकली नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये वाली चीजें ना तुम यहाँ से तुम कोई भी नंबर उठा के देखना और इसमें देखना कि अगर तुमने इस टाइप के फैक्टर्स लिए है ना तो तुम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें तुम मतलब इजीली डेसिमल बता सकते हो कि कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब चलो इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके बता रखा है कि ये ऐसे क्वेश्चन मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो मैंने क्या बताया था, टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, Q शुड बी ईदर 2 raised to power m, 5 raised to power n और 2 raised to power m into 5 raised to power n। Any of the form will be okay for the terminating decimal expansion. So 125/441, 441 is basically this is 21 का square I guess है ना, 21 is further 7 3s and this is 7 3s। तो यहाँ से मुझे जो Q है ना, Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या मिला, 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है ना। तो क्या वो इस फॉर्म से मैच कर रहा है, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m। अब देखो यहाँ पे ना वैसे देखा जाए तो ये जो दोनों फॉर्म्स है ना वो इसी के अंदर ही है। कैसे, 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n। अगर तुम n को रख दो 0 तो क्या हो जाएगा 2 raised to power m, अगर m 0 हो जाएगा तो 5 raised to power n। तो एक पर्टिकुलर केस होता है जिसमें ये वाले पार्ट बन जाते हैं, तो मैंने अलग अलग भी बता दिया। बाकी अगर तुम एक ही फॉर्म को कंसिडर करो तो वो भी हमारा काम दे देगा, क्योंकि यहाँ पे जो m और n है ना वो क्या होते हैं, पॉजिटिव या फिर बोल सकते हैं z प्लस यूनियन 0 या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल दो इसको, ये बोल दो या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है इस फॉर्म का, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें तो चाहिए टर्मिनेटिंग। चलो ये वाला क्वेश्चन तो हट गया। अब बात आती है 210 की। 210 के देखो फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। 210 इज बेसिकली 21 इंटू 10 और 21 इज 7 इंटू 3 एंड 10 इज 5 इंटू 2। तो 5 और 2 तो है लेकिन साथ में 3 और 7 भी आ गया बीच में, तो विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n इंटू 5 raised to power n, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं 1600। 1600 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1600 इज 4 इंटू 4 इंटू 100, तो दिस इज 2 raised to power 4 है ना, 2 raised to power 4 इज 16 and 100 can be written as 10 into 10, 10 is further written as 2 into 5, तो this will be 2 raised to power 4, 5 और एक यहाँ से 6, 2 raised to power 6 और 5 का स्क्वायर। तो अब देखो जो Q का जो फॉर्म है ना वो क्या है, 2 raised to power 6 इंटू 5 raised to power 2, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये इस वाले फॉर्म का है हमारा, तो इसका मतलब विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है। अब 120, अब ये 12 इंटू 25, 12 इज 4 इंटू 3, 25 इज 5 इंटू 5, 4 इज फर्दर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये 3 ने काम खराब कर दिया। अगर 3 नहीं होता ना तो ये क्या बन जाता, टर्मिनेटिंग। तो दिस विल बी नाउ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ। अभी तो देखो हमें पहले कंफर्म करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जब हमने ये कंफर्म कर लिया कि टर्मिनेटिंग हो गया या नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अगला काम हमारा क्या होगा, हमको ये बताना है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, अब देखो हमको पता है कि जो 10 है ना, वो कैसे बनता है, कैसे बनता है, 5 और एक 2 से। अच्छा एक और चीज बताओ कि 32 डिवाइड बाय 10, इसको डिवाइड करना आसान है या फिर 32 डिवाइड बाय 5 1, इसको डिवाइड करना आसान है। तो तुम मुझे आराम से आंसर दे सकते हो कि भाई जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो होता है ना, मैं उसको आराम से उसका डेसिमल निकाल सकती हूँ, क्योंकि आराम से क्या बन जाएगा, पॉइंट लगा दूंगी यहाँ पे, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा काम हो जाता है मुश्किल। तो अब देखो मुझे अगर पता चल गया कि टर्मिनेटिंग है तो इसको हमें बताना है कि डेसिमल में, तो उसके लिए हमारे पास एक क्या अच्छा तरीका है, नीचे जीरो बना दो। अब जीरो कैसे बनता है ये बताया मैंने, 2 और 5 से। तो जितने 2 और 5 उतने ये बन जाएंगे जीरो, एक 2 और 5 एक जीरो बन जाएगा, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर तो 2 जीरो बन जाएंगे, है ना। तो जितने 2 और 5 के फैक्टर्स उतने मेरे पास जीरो बन जाएंगे। अब यहाँ देखो मेरे पास क्या है, 23 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5। तो 2 तो 3 बार आ रहा है, लेकिन 5 तो सिर्फ 2 ही बार है ना। अगर मुझे एक बार और 5 मिल जाए तो अगर मैं नीचे 5 दे रही हूँ तो मुझे ऊपर भी देना पड़ेगा। तो 23 इंटू 5 विल बी 5 3 15 5 2 10 11। तो ये क्या बन जाएगा, 115 डिवाइड बाय, देखो 5 2 10 5 2 10 5 2 10, तो यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.115, है ना। हो गया ना आसान। कहाँ मुझे क्या करना पड़ता है, अगर तुम्हें ये आइडिया नहीं आता, तुम्हें ये चीज नहीं पता होती, तो तुम लोग क्या करते, तुम क्या करते, 8 इंटू 25 तो वैल्यू निकालते, फिर 23 से डिवाइड करते, तब जाके मेरा आंसर आता, है ना। तो वो पड़ जाता काफी लंबा। तो अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, आराम से इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये मेरा आंसर आ गया 0.115। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ कि कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, रेकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, है नन ऑफ दिस। 2 आ गया 5 आ गया, तो जैसे 2 और 5 आ जाता है, इसके अलावा 7 भी आ रहा है, तो पहली बात तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा होगा, रेकरिंग होगा नहीं होगा, ये बताना है मुझे। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है, नहीं है। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नहीं है। ये कैसा बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म का है। भाई जैसे मुझे पता है कि पी बाई क्यू फॉर्म का है, तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होगा, है ना। तो टर्मिनेटिंग तो है नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग भी नहीं है, तो रेकरिंग ही बचा ना। अगर साथ में यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग दे देता तो और अच्छी बात होती, तो खाली रेकरिंग दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा है इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 यहाँ पे सेम क्वेश्चन हो गया वापस। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन हुआ लास्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म है, तो हम उसको पहले हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि वो जो पी बाई क्यू फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेटिंग है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैलकुलेट करने को नहीं बोलता डेसिमल, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, भाई नॉन टर्मिनेटिंग है ना, वो चलता ही जाएगा, है ना। तो उसको कैलकुलेट करने को वो नहीं बोलता। तो मोस्टली क्या बोलता है, जब भी तुम्हारे पास टर्मिनेटिंग आता है ना, तो उसमें पूछता है कि भाई अगर टर्मिनेटिंग है तो बताओ कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं निकालने के लिए। तो इसके लिए हम लोग कुछ एक आधा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगर सपोज करो तुमको दिया है 31, जैसे अगर हम ये देखना है 32 डिवाइड बाय, साथ में दे दिया। अच्छा यहाँ पे ना देखो एक एग्जाम्पल मुझे और बताना है, अगर तुम्हें डिवाइड करने को बोले 6/15, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, 15 को क्या लिख देंगे जल्दी से, 3 और 5, और जैसे 3 और 5 लिखा, देखा 5 के अलावा भी है तो इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे लेकिन एक गलती क्या होगी कि पहले मुझे क्या करना है, 6 और 15 को सिंप्लीफाई करना है। दिस इज 2 3 6, 2 5 सॉरी 3 2 6 एंड 3 5 15। तो पहले मुझे सिंप्लीफाई करना है जो भी मेरे पास एक्सप्रेशन है। अगर सिंप्लीफाई होने के बाद जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो अब फॉर्म का मिलता है, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर 1 अपना कर लिया है खत्म। नेक्स्ट हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।